वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त बड़ा भाई इंस्ट्रक्टर संतोष झा, जैसा कि आप जानते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो सेशन में लेकर आया हूं नेक्स्ट पार्ट जो उस वीडियो का था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 6 वीडियोज होंगे, 3 आपने उसमें डन कर चुके हैं। और आज आपको हम 4th और 5th दोनों कंबाइंड करके कहने जा रहा हूँ। इस तरीके से 5 वीडियो आज आपका हो जाएगा। 4th होगा जिसमें कि आप देख रहे हैं इंडिया शेयरिंग, पावर शेयरिंग और लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस, जिसमें आप यूनियन लिस्ट और इस तरीके की चीज़ सब पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले, जो हमारा स्टाइल है आपको सबसे कहने बताने का कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट मैपिंग। यू हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1 व्हाट इज फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म में यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। Second, it was key features of federalism, and in the key feature of federalism, you have already done the 7 features of the federal system. After that, you have done balance of power in the form of coming together federation or holding together federations. Okay? और इसमें आपने क्या किया था याद कीजिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, जिसमें आपका यूएसए जैसा देश था, जिसमें छोटे छोटे स्टेट्स मेक करके एक बिगर यूनिट बनाते हैं और स्टेट्स के पास इक्वल पावर विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल पावर होती है। फिर आपने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के बारे में पढ़ा और मैंने उसमें काफ़ी आपको इम्फेसिस किया था इस पर, क्योंकि आपके देश में पर्टिकुलरली इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि बिगर यूनिट को छोटे छोटे स्टेट्स में और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेज हैं उसमें डिवाइड कर दी जाती है और उसको अपना पावर, इंडिपेंडेंट पावर दे दी जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सॉवरेनिटी नहीं होता है बल्कि इक्वल पार्टनरशिप में होता है। फिर बात करते हैं हम अब चौथे पार्ट ऑफ दिस वीडियो का, जिसमें हमें पढ़ना है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, और उसमें मुझे पढ़ना है कि इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे होता है। जो एग्जाम्पल आपको मैंने फेडरल स्ट्रक्चर में कई बार बता चुका हूँ, बेसिकली वो इसी का ओरिजिनल पार्ट था। आपको समझाने के लिए इस पार्ट को उसमें बताया गया था। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में पावर आएगा, फिर उसके अदर पार्ट्स में जाएगा। फिर हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में कि लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस में क्या क्या चीज़ है। यूनियन लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आती है और किस सरकार को उस पर अपना के अंदर में आती है। फिर हम स्टेट लिस्ट की बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आते हैं। कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे और कुछ ऐसे लिस्ट आएंगे। ये 3 तो फंडामेंटल लिस्ट होगा मेरे बच्चों, और एक इसमें चौथा आएगा रेसिडुअरी लिस्ट। तो रेसिडुअरी लिस्ट में क्या है कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते समय या कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय में, यानी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले जो सब्जेक्ट इस दुनिया में आया ही नहीं था। जैसे कि आपको याद है कि कंप्यूटर साइंस 1980 से पहले था ही नहीं, 1980 के बाद ही आया है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि आज के डेट में सोशल वेबसाइट्स चल रही है, लिंक्डइन चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, उस पर किसी प्रकार की क्राइम आ जाए तो बेटा उस चीज़ का ये जो एक न्यू सब्जेक्ट्स आपके सामने आया है, दे आर बिलोंगिंग टू द रेसिडुअरी लिस्ट। कई सारे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर आपको इसमें आएगा स्पेशल स्टेटस, फिर इसमें आपका यूनियन टेरिटरीज। तो ये कॉन्सेप्ट मैप है, किसमें क्या पढ़ना है ये आपको पता है। तो इसके बाद चलते हैं। इस सारे चीज़ को देखने के बाद अब मैं आशा करता हूँ कि आपको तो पता चल ही गया होगा कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें। फिर भी आइए देख लेते हैं एक बार। आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि इन दिस मॉड्यूल वी लर्न अबाउट द पावर शेयरिंग इन इंडिया बिटवीन 2 और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस। क्या पता है आपको जुरिस्डिक्शन का मीनिंग? नहीं तो हम आपको बताते हैं आगे, सच एज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एक्सेट्रा इन इंडिया। ठीक है, चलते हैं डिस्कशंस में, ट्यूटोरियल पार्ट में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जुरिस्डिक्शन समझिए एक स्पेशल वर्ड है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका मतलब होता है कि द एरिया ओवर व्हिच समवन हैज सम लीगल अथॉरिटी,
इस एरिया के अंदर में दूसरा कोई एंटर नहीं करेगा क्योंकि ये इसका है। तो दैट इज द जुरिस्डिक्शंस। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करते हैं तो आप इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया ले सकते हैं, मेनलैंड का। ये आपका जुरिस्डिक्शन क्षेत्र है, इसमें किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत करना हो तो सरकार, भारत सरकार से बातचीत करनी होगी। और इन टर्म्स ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आइए बात करते हैं अब पावर शेयरिंग इन इंडिया। तो हमें पढ़ना है पावर शेयरिंग इन इंडिया, बट हमने इसका हेडलाइंस बनाया है इंडिया पावर शेयरिंग, क्योंकि इस स्पेस के कारण, बटन स्पेस के कारण। तो आइए, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री के अंदर में हम पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। यू नो कि जिस इंडिया को आप यहाँ पर इस सेंट्रल स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या ये यही था? ऐसा नहीं था मेरे बच्चों। ये पार्ट आप माउस के कर्सर पे जाइए, नॉर्थ वेस्ट में, ये पाकिस्तान का रीजन है। ये पहले अपने ही देश में था 1947 से पहले। फिर आप यहाँ पर देखिए माउस के कर्सर पार्ट में, ये बांग्लादेश है, ये भी पहले अपने ही पास था। तो ब्रिटिश ने कुछ ऐसा काम किया कि हमें कई बार कई सारी लड़ाइयों से जूझना पड़ा, बांग्लादेश को अलग करना पड़ा, पाकिस्तान के साथ हमारी डिवीजन हो गया। सो ये सब डिवीजन इतना आसानी से नहीं हुआ कि हम चेयर पे बैठ के आसानी से हो गया। ये एक ब्लडी डिवीजन कहा जाता है, ये ब्लडी पार्टीशन है, पेनफुल पार्टीशन है। एक कंट्री का 3 पार्ट में बढ़ जाना, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। तो इस ब्लडी और पेनफुल पार्टीशंस के बाद इंडिया आज इस लुक लाइक में आपको दिखाई दे रहा है जो इस मैप के सामने आप देख रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशंस। उस सभी ब्लडी पार्टीशंस में, पार्टीशन से बिफोर भी कई सारे ब्लडी पार्टीशन ब्रिटिश के द्वारा किया गया, जिसमें एक का हम आपको बात कर रहे हैं, जालियांवाला बाग मासएकर, जो आपको पता होगा, इतिहास में आप पढ़े हैं कि किस तरीके से एक पार्क में एक ही एंट्री गेट था और उसके अंदर में जनरल डायर ने गोली मार के सबको मारा पंजाब में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद क्या इंडिया जो आप देख रहे हैं ऐसा ही था? नहीं, यूनिफिकेशन हुआ इसका, कई सारे स्टेट्स को इसके अंदर में मिलाया गया। कौन सा स्टेट्स? उस स्टेट्स को कहा जाता है प्रिंसली स्टेट्स। उस टाइम में मेरे बच्चों 584 प्रिंसली स्टेट्स था, जिसे मिल करके जो इंडिया आज आपको मिला है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हटा के, वो आपको मिला था। प्रिंसली स्टेट जब यूनिफिकेशन किया तब भी इंडिया में पाकिस्तान बांग्लादेश था। उसके बाद ये डिवीजन हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ और फिर बांग्लादेश अलग हुआ। So soon after the independence, several princely states became a part of the country. So British administered India, आप इसमें देख सकते हैं जो रेड कलर का है, इसमें आपको यहाँ पर म्यांमार भी दिख रहा है। पहले इसका नाम बर्मा होता था, आज इसे म्यांमार कहा जाता है। ये ब्रिटिश का क्षेत्र था और प्रिंसली स्टेट्स इसमें हमने आपको ग्रीन से दिखाया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि देखिए ये पार्ट बांग्लादेश में था, ग्रीन वाला ये पार्ट पहले पाकिस्तान में था। तो उस वक्त सारा आपको मिल गया था, ये ग्रीन एरिया भारत में आ चुका था, बट पार्टीशन होने के बाद बांग्लादेश में कुछ चला गया, उधर चला गया। तब भी 550 प्रिंसली स्टेट्स आपको इंडिया में मर्ज करके आज का इंडिया आपको मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की, कि जो आप इंडिया को देख रहे हैं बेसिकली अब ये क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट से मिला हुआ है, कई सारे स्टेट से मिला हुआ है। तो मेरे बच्चों इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स आप कह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का और जो पावर शेयरिंग किया गया है वो बेसिकली फेडरल कंट्री का जो प्रिंसिपल है उसी के आधार पर किया गया है, बट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द का यूज नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि फेडरल शब्द लैटिन के फेडस से निकला हुआ था, जो कि आपने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में पढ़ा, जिसका मीनिंग था ट्रीटी और पैक्ट। तो मेरे बच्चों ट्रीटी और पैक्ट ये तो उसके बीच में होता है जहाँ कई सारे स्टेट्स के बीच में लड़ाइयाँ हो और कई सारे युद्ध लड़के उसे एक तरीके से अपने में मिलाया जाए। ये शब्द उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सच्चिदानंद सिन्हा जी जो भी उसमें थे, सारे लोगों ने फेडरल शब्द को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया, क्योंकि हमारा रिलेशन हमारे स्टेट के साथ आत्मीयता है। हम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं
जो न कभी अलग था न होगा। तो इसीलिए फेडरल शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ही नहीं गया और उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो टॉप पे जाए तो जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें बाइक कैमरल होता है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका पंजाब हो गया, ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, बीच में एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर चंडीगढ़ है, ये उत्तराखंड हो गया आपका, ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये छोटा सा स्टेट सिक्किम है, ये देखिए यहाँ पर मेघालय, ये हो गया आसाम, फिर ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये हुआ छोटा सा राज्य त्रिपुरा। फिर हम आते हैं उड़ीसा में, ये आपका छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये गोवा है आपका स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, फिर आपका ये केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, और ये रहा आपका तेलंगाना। तो इस तरीके से बच्चों, और ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है यूनियन टेरिटरी, और ये लक्षद्वीप है आपका यूनियन टेरिटरी। उसी प्रकार से यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है आपके पास पौडीचेरी, इसके 3 पार्ट हैं, लेकिन एक पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से सारे स्टेट्स मिल करके ब्यूटीफुल नेशंस, मल्टी कलर नेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस मैप आप देख रहे हैं, आवर बिलव्ड इंडिया। सो ये यूनियन ऑफ स्टेट से बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशंस ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उसमें 2 tier ऑफ गवर्नमेंट में क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकेंड आती है स्टेट गवर्नमेंट्स। और वहाँ पर ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आपको हम डाउनवर्ड ट्री टेबल में दिखाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स में आ गया डिविजन्स, जिसमें आपके जिला आते हैं, और डिविजन्स अपना पावर शेयर करता है जिला परिषद के साथ, और जिला परिषद अपना पावर शेयर करता है ब्लॉक और सिटी काउंसिल के साथ। और आप नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन ऑफ इंडिया आती है, और इस तरीके से भारत में पावर शेयर कैसे किया जाता है जो आप देख रहे हैं। जिला परिषद अपना पावर शेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी के साथ करता है, और ये दोनों अपना पावर शेयर वार्ड के साथ करता है, सिटी काउंसिल भी वार्ड के साथ करता है, ब्लॉक भी ग्राम पंचायत के साथ करता है। तो ये जो ड्रॉप डाउन ट्री डायग्राम पावर शेयरिंग का आपने देखा, मैं इसी को आपको फेडरल स्ट्रक्चर में पिछले 2-3 वीडियो में भी बताए हुए हैं कि फेडरल सिस्टम में इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। और पावर शेयरिंग का एकमात्र उद्देश्य होता है कि छोटे छोटे लेवल पे जो वहाँ का समस्या है वो वहीं के लोगों द्वारा उसे कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाए कि कौन उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे डेवलप किया जाए। तो मेरे बच्चों ये पावर शेयरिंग था, और यही पावर शेयरिंग भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स और भारत को एक यूनियन गवर्नमेंट देता है और पावरफुल बनाता है। और हमारा डेवलपमेंट ग्राम पंचायत और वार्ड के आधार से शुरू होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है, और इंडिया एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप हुआ है लास्ट 70 सालों में डेवलपमेंट के बाद, जो आप देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ये किस किस सब्जेक्ट पे अपना ध्यान देता है, स्टेट गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट पे अपना ध्यान देता है, और ये लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस इसका क्या है, कौन सी एरिया में क्या है। तो हम इसमें 3 तो हमारा लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसको याद रखिए। चौथा हम आपको इसमें रेसिड्यूरी लिस्ट की बात करेंगे, स्पेशल स्टेटस और यूनियन लिस्ट। तो आइए पहले देखते हैं बेटा यूनियन लिस्ट के बारे में। तो आप ये याद कर लीजिए कि यूनियन लिस्ट जो है इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। अब आप बड़े हो चुके हैं, क्लास 10th में है, तो कोई बच्चे तो अब नहीं रहे, तो आप समझ गए होंगे कि नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट में आता है डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, विदेशों से किस प्रकार से बात किया जाए, इसको फॉरेन अफेयर्स कहा जाता है। आज की डेट में इसे जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स में काम करने वाले लोग जो काम करते हैं उसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स उसमें होते हैं, जो बाहर के देशों से बातचीत करते हैं। फिर होता है बैंकिंग कम्युनिकेशंस, जितना भी बैंकिंग सिस्टम अपने देश में है वो इनके अंदर में आता है। एंड करेंसी, जो आप समझ चुके होंगे 2014 के बाद से आप देख चुके हैं कई बार करेंसी की रूप रंग कैसे बदला, कैसे उसे बंद किया गया, ये सब मोदी जी ने कैसे किया था। तो आपको पता चल गया कि यूनियन के पास क्या सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में आती है। दूसरा कि दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री।
and the union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in this union list. तो क्या आपको याद हो गया? यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट क्या हो गया? डिफेंस ऑफ द कंट्री हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग कम्युनिकेशन हो गया और करेंसी हो गया। ओके, चलते हैं अब दूसरे लिस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ में और देखते हैं यूनियन लिस्ट में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इसमें डिफेंस ऑफ द कंट्री की बात करते हैं, तो जरा सा यहाँ पर इस पिक्चर के बारे में बात नहीं किए, इसको देखिए। ये राजनाथ सिंह जी हैं आपके, जो कि आज के डेट में डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ये रसिया गए हुए हैं और उसमें डिफेंस डील के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले इन्होंने फ्रांस गए थे राफेल के डील के बारे में बात करने के लिए। तो ये एक्सटर्नल अदर कंट्री के साथ इसका रिलेशन, रसिया के साथ, फ्रांस के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे एस जयशंकर जी हैं, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिसे आप विदेश मंत्री कहते हैं। ये हमारे विदेश मंत्रालय फॉरेन अफेयर में है ये। ये बात कर रहे हैं अमेरिकन माइक पोम्पियो से H-400 डील के बारे में। अब आप यहाँ पर एक आश्चर्य चीज़ है कि H-400 तो रशिया के पास है, लेकिन आप बातचीत अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि H-400 का डील जो भारत और रशिया के बीच में होने वाला है, उससे अमेरिका को कुछ समस्या है। तो उस समस्या के बारे में ये बातचीत करेंगे कि भारत को ये H-400 की कितनी आवश्यकता है। ये H-400 आप देख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि यूनियन गवर्नमेंट में जो अलग अलग मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, उसी प्रकार फिनांस मिनिस्ट्री होगा, वो किस तरीके से बैंकिंग, करेंसी को फिनांस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स को ये सब काम उसमें होता है। तो अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट में बच्चे हमारे ट्रेड, एग्रीकल्चर और पॉलिसी के बारे में आती है। स्टेट लिस्ट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये सब सारा स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड पॉलिसी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कंकरेंट लिस्ट में क्या आती है। कंकरेंट लिस्ट में आपको एजुकेशन और फॉरेस्ट से चीज आती है। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए। फॉरेस्ट दोनों के एरिया में आएगा, एजुकेशन भी स्टेट लेवल पे होगा, यूनियन लेवल पे होगा। सच एज एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारे लिस्ट आपको कंकरेंट लिस्ट में आती है। और बोथ द यूनियंस एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। सो इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, अगर ये लॉ मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन गवर्नमेंट में एजुकेशन और फॉरेस्ट के सब्जेक्ट पे किसी प्रकार की डिफिकल्टी अराइज हुआ, किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ लॉ में, तो कौन सा लॉ उसमें फेवरेबल होगा? जो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा। चलिए फिर बात करते हैं हम रेशियोडिटी ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो चीज़ें होगी वो हमारे सोशल साइट्स, वो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माण के समय ये सब्जेक्ट हमारे पास नहीं था, न ही दुनिया में कहीं था। इसलिए एनीथिंग आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ अबव मेंशन लिस्ट, जो कि आपको यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में नहीं था, वो सब के सब इसमें आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं रेसिडुअरी लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। आप इसमें जैसे बात करते हैं ना, क्या आपको बच गया है, वो सारे सब्जेक्ट इसमें है जो इस 3 लिस्ट में नहीं था, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में। सो गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज सब्जेक्ट्स। सो एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स अब आपको समझ में आ गया होगा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इश्यू एंड सम सोशल साइट्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, जितना भी आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, ये सब सब्जेक्ट इशू इसमें होगा। अगर आप इस एरिया में सोशल साइट्स पर, व्हाट्सएप में इस प्रकार की किसी प्रकार की आप क्रिमिनल इशू या क्रिमिनल मैसेज शेयर करेंगे कंट्रीज या इस पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द इंडिया के अंदर में, तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगा और इसको भी अब देखा जा रहा है। चलिए बात करते हैं स्पेशल स्टेटस की। कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, पर्टिकुलरली इंडिया में, जहां हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस की बात करते हैं बेटे। यहाँ पर हमारे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और खास करके जम्मू एंड कश्मीर है, जिसके पास की स्पेशल स्टेटस है। तो हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अप्लीकेबल टू दिस स्टेट। क्या है भाई? आपके पास पता है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी भी स्टेट्स के रहने वाले हों,
किसी भी स्टेट्स में जाके जॉब कर सकते हैं, किसी भी स्टेट्स में जाके लैंड खरीद सकते हैं, वहाँ घर बना के रह सकते हैं। बिहार से कुछ लोग यूपी में आके रह सकते हैं, यूपी कुछ लोग दिल्ली में आके रह सकते हैं, बिहार से लोग आके दिल्ली में प्लॉट खरीद सकते हैं। परंतु ये सब चीज़ें जम्मू कश्मीर में आप नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में जाके लैंड नहीं खरीद सकते, वहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इस स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस है, इस पर कुछ काम किया है। 370 इसका मेन इश्यू था, जो ये कहता था कि आप जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकते। तो अगर आप पॉलिटिकली न्यूज़ के अकॉर्डिंगली देखें तो ये चीज़ अब खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर को 2 रीजन में डिवाइड कर दिया गया है। जो उसके नॉर्थ और वेस्ट वाली पार्ट है वो जम्मू कश्मीर हो चुका है, और जो नॉर्थ और ईस्ट वाली बात है वो अब लद्दाख रीजन हो चुका है, और ये दोनों अब यूनियन टेरिटरीज हो चुका है। बट हमारे सिलेबस में फ़िलहाल यही है। तो ये चीज़ें हैं। और जब आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है, तो वहाँ के सरकार को भी, स्टेट असेंबली को भी ये पावर स्पेशल होता है। तो वहाँ पर यह चीज़ है कि इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट cannot buy land and house here, and similarly the special provisions exist for some other states of India as well, जैसा कि मैंने कहा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इवन मेघालय, मणिपुर में भी ऐसा ही कुछ है। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके पास जो यूनियन टेरिटरीज है वो 7 यूनियन टेरिटरीज है। ये पुराना था, अगर 2 अभी नए के हिसाब से जोड़ा जाए तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपके यूनियन टेरिटरीज। जिसमें से हम आपको नॉट प्लेस दिल्ली, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट्स कंप्लीटली नहीं है ये। तो देर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। और इस लिटिल पावर में कौन होता है? दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जैसे दिल्ली है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होना चाहता है बट हो नहीं रहा क्योंकि यूनियन टेरिटरीज है। सिमिलरली तो चंडीगढ़, जो कि न तो पंजाब का पार्ट न हरियाणा का, इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरीज है, पंजाब हरियाणा दोनों का कैपिटल है वहाँ पर, कैपिटल सिटी है और यूनियन टेरिटरीज है। उसी प्रकार लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, और यहाँ पर आपने पौंडीचेरी देखा था। तो यूनियन टेरिटरीज में, and these area like Chandigarh, Lakshadweep and capital city of Delhi are union territories. Okay, and these territories don't have the powers of a state, and the central government has a special power in running these states, and that's why these places are known as union territories. आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, आपको हम यूनियन टेरिटरीज दिल्ली का एक सिंक्रोनस प्लेस दिखा रहे हैं और ये पार्ट चंडीगढ़ का है। तो मेरे बच्चों, आपने सभी लिस्ट के बारे में पढ़ लिया, जो कि एक लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर में दिया हुआ था, कॉन्सेप्ट मैपिंग के अकॉर्डिंगली आपने किया। अब हम इसमें कुछ डू यू नो है उसके बारे में देखते हैं। कहते जो भी आपने इसमें पढ़ा, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, यानी जो इस पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया, ऐसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये बहुत ही आसान नहीं है कि आप इस स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिएगा। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। द पार्लियामेंट कैनॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। जो पार्लियामेंट है, यूनियन पार्लियामेंट, संसद, जो कि आप दिल्ली में देखते हैं, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो इस पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर को बदल दे। हाँ, अगर वो इसे बदलना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? बोथ दी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसको अपने मेजोरिटी में लाना होगा। कैसे? लोकसभा में जो मेजोरिटी है मोर देन 272 प्लस, वो भी करना पड़ेगा, और जो राज्यसभा में उसकी मेजोरिटी है वो भी गवर्नमेंट को अपने मेजोरिटी में लाना पड़ेगा। और नॉट ओनली मेजोरिटी की बात हम कर रहे हैं, बट कि 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, वो अगर आपके पक्ष में है तो इस पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है और इसे चेंज करने का यही एकमात्र तरीका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस वीडियो का। तो आप अब कर चुके हैं व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, जो कि कंप्लीट हो गया ये वीडियो सेशन। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप डे बाय डे जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, आप पढ़ते होंगे, और आपका पढ़ाई ही मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छा से करें, घर पर बैठ के करें और फील करें क्लासरूम को अपने घर में।
तो आप अपना बहुत ही बहुमूल्य समय देते हैं, इसको देखते हैं और वो मुझे पता चलते रहता है कि हाँ, आप इसे अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आपका यही प्यार हमें एवरीडे नई वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है और जो समय आप देते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।